उसके बाद बौद्धिज्म को नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन वो तो यकीन मानिए वेनसोंग का, फाहियान का, जो भारत में आए थे और बौद्धिज्म को लेकर चाइना चले गए थे, और वहाँ से फिर थाईलैंड हो गया, जापान हो गया, और कई सारे देशों में चला गया था। और बाद में जब हमारे लोगों ने पढ़ना शुरू किया और जब पता चला कि नहीं, ये जो बौद्धिज्म की विचारधारा है, जिसको अपनाकर चाइना विश्व शक्ति बन रहा है, जिसको अपनाकर जापान इतना आगे बढ़ रहा है, जहाँ जातियों के आधार पर छुआछूत खत्म हो चुकी है, ये इस विचार की जननी तो भारत की जमीन है। तो इसलिए फिर वहां से लाया गया। और तब डॉक्टर इंदु चौधरी जैसे लोग जब पढ़ने लगे, हम लोग जब पीएचडी करने लगे, जब बौद्धिज्म पर रिसर्च शुरू होने लगा और कई सारी किताबों का अध्ययन करने लगे, तब हमको पता चला कि नहीं, दरअसल हमारा इतिहास तो ये है ही नहीं जिसमें हम लोग जी रहे हैं। हमारा इतिहास तो कहीं और हो है। कई सारे लोगों से बातचीत हो रही थी और बातचीत से ये पता चल रहा था कि दिन पर दिन बौद्ध के विचारों का, बुद्ध के विचारों का जो है वह इस इलाके में, आरा बक्सर के इलाके में हो रहा है। और खास तौर पर मैं देख रहा हूं नौजवानों के अंदर जो आडंबर को नहीं मानते हैं, अंधविश्वास को नहीं मानते हैं, और जो विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, जो दुनिया में हुए जो नए नए रिसर्च हैं, खोज हैं, उसको पढ़ने को लेकर के उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई है, दिलचस्पी पैदा हुई है, और लोग ये समझना शुरू किए हैं कि हमारी गुलामी का, मानसिक गुलामी का सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है तो वो आडंबर है, अंधविश्वास है, जिसको सिर्फ हम किसी के कहने के अनुसार मानने के लिए तैयार हैं। हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं, उसके बारे में विचार नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कह देता है कि मंगलवार को शुभ है तो आप उस दिन शुभ मान लेते हैं। कोई व्यक्ति कह देता है कि बृहस्पतिवार शुद्ध है, रविवार अशुद्ध है, तो आप उसको मान लेते हैं। कोई व्यक्ति कह देता है कि फलना को देखने से जतरा बन जाता है, बिगड़ जाता है, तो आप उसको मान लेते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप सब कुछ, आप कमाना जानते हैं, खाना जानते हैं, घर बनाना जानते हैं, आप अपने मेहनत से देश और दुनिया के बड़े बड़े मकानों को बनाना जानते हैं, तो क्या आपको इतना ज्ञान नहीं है कि सोमवार को घर से बाहर निकलना चाहिए कि मंगलवार को निकलना चाहिए? क्या आपको इतना नहीं पता है कि शादी किस दिन करना चाहिए, किस तारीख को करना चाहिए? जो आदमी सब कुछ बनाता है वो अपने जिंदगी के अहम फैसले खुद नहीं ले पाता है, उसके लिए वो आज भी किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है। मैं समझता हूं कि ये जो निर्भरता है यह कहीं ना कहीं अंधविश्वास को जन्म देती है, और आज बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इसको अब मानने से इनकार कर रहे हैं, और कई सारे लोग अपने हिसाब से अपने जिंदगी के अहम फैसले ले रहे हैं, और लेना चाहिए। सब कुछ अगर आप जानते हैं, वो एक जमाना रहा होगा जब हमारे गार्जियन, हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं होंगे, जब किताबों से हमारी मुलाकात नहीं रही होगी, जब अक्षर का ज्ञान हमें नहीं था और हम इतिहास को नहीं जानते थे, हम देश दुनिया की संस्कृतियों से अवगत नहीं थे, तो हो सकता है कि शायद उस जमाने में हमें किसी की जरूरत पड़ती होगी। लेकिन अभी तो ऐसा, मुझे नहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जिंदगी के अपने बहुत जरूरी, अहम और महत्वपूर्ण फैसलों को लेने के लिए अब हमें किसी और की जरूरत होगी। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को अपने जिंदगी के निर्णयों को और फैसलों को खुद लेने के लिए तैयार होना होगा, और ये तैयारी मैं मानता हूं कि एक तरफ से अंधविश्वास के विरुद्ध एक विद्रोह है। दोस्तों, बौद्ध धर्म मानने वाले भंते लोग बैठे हैं। हम लोग बौद्ध धर्म के बहुत सारे संस्कार नहीं जानते, लेकिन हमने बौद्धिज्म को जितना पढ़ा है, जितना जाना है, जितना समझा है, उसके हिसाब से हम ये मानते हैं कि भारतीय नागरिकों के विकास में, उनके जीवन में, उनके जीवन के चरित्र में, उनके कल्चर में, उनकी संस्कृति में पहले से बौद्धिज्म व्याप्त है। पहले से कई सारे लक्षण हमारे अंदर हैं जो बौद्धिज्म हम लोगों को बताता है। इसके आधार पर वे मानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन जो मार्ग है जीवन के जीने का, चलने का, उस मार्ग को देने वाला कोई है तो महात्मा बुद्ध रहे हैं। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि बुद्ध के रास्ते पर हम लोग को चलना चाहिए। बाकी आप लोग डॉक्टर इंदु चौधरी से सुनिएगा, विशेष तरीके से वो बताएंगे। हम लोग को राजनीति में एमएलए होने के साथ साथ क्षेत्र के विकास में नली गली, रोड, सड़क, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी के निर्माण के साथ साथ हम ये मानते हैं
कि समाज का निर्माण करना भी राजनीति का कर्तव्य है और राजनीतिक व्यक्तियों को समाज के निर्माण की दिशा में आगे चलना चाहिए। आप लोगों को मालूम है कि जब मैं ये सारी बातें बोलता हूँ तो मेरी बहुत घोर आलोचनाएं की जाती है, यहाँ तक कि कई बार मेरे ही क्षेत्र में मेरे पुतले फूके गए। अब जो फूकने वाले होंगे उनके बारे में आप जानते हैं, वो आज भी फूक सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा बिना किसी तनाव के, हमने कहा कि इतना रिस्क तो हमको लेना ही होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज का विकास हो, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, हमारे बच्चे पढ़ें, उनका डेवलपमेंट हो, उनका विकास हो, तो समझना होगा। हमारे क्षेत्र में कई सारे बौद्ध विहार बन रहे हैं। आज से 2-3 दिन पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ के हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं। धरहरा के बगल में चौकियाँ NH 84 पर एक गाँव जहाँ बहुत शानदार बौद्ध विहार वहाँ के लोगों ने बनाया। वहाँ एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई जिसमें पूरे जिले भर के बौद्धिक लोग वहाँ जुटे हुए थे। इसके अलावा बक्सर में एक पिपली बुद्ध विहार बना हुआ है, वहाँ के लोगों ने बनाया। दोनों जगहों पर होने वाली गोष्ठियों में मैं उपस्थित रहता हूँ, शामिल रहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि क्यों नहीं इन बौद्ध विहारों को सामाजिक चेतना के प्रसार का एक केंद्र बनाया जाए। ये सिर्फ पूजा पाठ या सालाना किसी जलसे के लिए नहीं है, बल्कि एक केंद्र बने जहां समाज के तमाम विभिन्न तरह के सवालों पर विचार किया जा सके, जहां हम लोग निरपेक्ष होकर, निडर होकर, बिना किसी लाग लपेट के फूले को याद कर सकें, पेरियार को याद कर सकें, अंबेडकर को याद कर सकें, ललाई सिंह यादव को याद कर सकें, बाबू जगदेव प्रसाद को याद कर सकें, मास्टर जगदीश को याद कर सकें। क्यों नहीं ऐसा केंद्र बौद्ध विहार बने। इसलिए बौद्ध विहार को मैं मानता हूं कि सामाजिक चेतना का, उसके विचारों के प्रसार का एक बहुत बड़ा केंद्र बनने की आवश्यकता है और इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी बक्सर में बौद्ध विहार के अंदर एक पुस्तकालय की स्थापना हुई है। चौकिया में भी सब लोग वादा कर रहे थे कि ईंट दिया जाएगा। हमने कहा भाई हम लोग तो पढ़ने लिखने वाले आदमी है, विद्यार्थी। हमने कहा कि आप बौद्ध विहार में एक पुस्तकालय बनाइए, एक वाचनालय बनाइए, जितनी किताबें लगेंगी उतनी किताबें मैं अपनी सैलरी से दूंगा, क्योंकि चौकियां मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता। चौकियां थोड़ा सा कट जाता है, नहीं कटता तो अपने फंड से दे देते वहां किताब, तो इसलिए वहां खुद के सैलरी से देना पड़ेगा। यहाँ अभी भंते जी हमको कल फोन किए तो कह रहे थे भाई इतना बड़ा कार्यक्रम है, कैसे होगा। हमने कहा ये सब कुछ आप कीजिए और किसी MLA से 2-4 हज़ार का उम्मीद नहीं करना चाहिए, उससे बड़ा उम्मीद कीजिए, है ना। 2-4 हज़ार तो कोई भी दे सकता है, 2-4 हज़ार देना भी देना है जी, वो तो आज दीजिए कल खत्म होगा। हम लोग तो जब पूरा सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हम बाबू जगदेव ने जो नारा दिया उस नारे को जमीन पर उतारने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब तो उसके लिए हमने सब कुछ दिया हुआ है, अपना सर्वस्व दिया हुआ है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इस बार घोषणा कर दीजिएगा, तो लीजिए मैं कर ही देता हूँ। और घोषणा क्या करना है, आदमी काम करने वाला आदमी घोषणा नहीं करता। बहुत यहाँ कलशर बौद्ध विहार है, हम चाहते हैं कि अब प्रसार का केंद्र बने और यहाँ पुस्तकालय हो। मैं आज ही घोषणा करता हूँ कि अपने फंड से इनके यहाँ इस बौद्ध विहार में एक पुस्तकालय का निर्माण मैं करवाऊंगा आने वाला समय। लेकिन उसके लिए कोई डेट का लिमिटेशन नहीं रहेगा। मेरे पास अभी 3 साल टाइम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप दबाव एक अतिरिक्त नहीं बनाएंगे, और उसमें किताबें आप जो रिकमेंड करें और हम भी जो चाहते हैं वो किताबें। एक पुस्तकालय हमने डुमराव में बनाया हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर। डुमराव में जो छठिया पोखरा है उसके बगल में एक पुस्तकालय का निर्माण हमने किया है, बहुत जल्द उसका भी उद्घाटन होगा। ये नया तरह का काम है और ये बिना किसी मांग के हम लोग करते हैं। पुस्तकालय का मांग हमसे किसी ने नहीं किया, सारे लोग नली गली का मांग करते हैं, रोड का मांग करते हैं, लेकिन हम लोग लगातार इसके प्रयास में हैं कि हम लोग कुछ पुस्तकालयों का निर्माण करें, कुछ विद्यालयों में हम कुछ काम कर सके, कुछ अस्पतालों के लिए हम काम कर सके। आप लोगों को जानकर के इस बात की खुशी होगी कि इस NH 84 पर कोई सरकारी अस्पताल नहीं था। काफ़ी अभी हम लोग प्रयासरत हैं, अभी प्रयास कंटिन्यू है। सोनबरसा में हाई स्कूल के ठीक सामने NH 84 के पास बगल में एक अस्पताल हम लोग पास कराने में सफल हो चुके हैं और आने वाले दिनों में अस्पताल का निर्माण वहाँ पर होगा। तो इस तरीके से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम मानते हैं कि बुद्ध के रास्ते पर चलना है
सच के रास्ते पर चलना है, सच के मार्ग पर चलना है। बुद्ध के बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। मैं तो उनकी एक बात जो शुरुआत में हमने पढ़ा था उसने हम लोग को बुद्ध के करीब लाया था। बुद्ध दुनिया के इतिहास में ऐसे पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने प्रेम, करुणा, सत्य और अहिंसा को एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया, और न ही उसको एक इस्तेमाल किया बल्कि उसमें सफलता पाई। आप देख लीजिए, जितने आपके पास कहानियां हैं, चाहे वो रामायण की लड़ाई की कहानी हो, महाभारत की लड़ाई की कहानी हो, या दुनिया की जितनी कहानियां आप पढ़ेंगे, वहां समस्याओं को खत्म करने के लिए युद्ध करना पड़ा। सबको, जितने महान राजा इस दुनिया में हुए, सबको युद्ध करना पड़ा। यहाँ तक कि अशोक के बारे में भी कहा जाता है कि वो बहुत युद्ध करते थे। शांति प्रिय तो बाद में हुए, बुद्ध प्रिय तो बाद में हुए, पहले वो युद्ध प्रिय थे, बहुत युद्ध उन्होंने किया। लेकिन बुद्ध ने जो इस अस्त्र का इस्तेमाल किया, सबसे पहले आप अंगुलीमाल नामक डाकू की कहानी पहले हम लोग 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। सारी समस्याएं, राम जी को भी युद्ध करना पड़ा, कृष्ण को भी युद्ध करना पड़ा, जो भी कहानियां हैं सब में युद्ध हुआ। लेकिन बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बिना युद्ध किए अंगुलीमाल जैसे खतरनाक डाकू को जीत लिया और उसको सच्चे मार्ग पर ला दिया। ना कोई रक्तपात हुआ, ना खून बहा, ना कोई किसी को समस्या हुई, और सब कुछ बदल गया। आपने अशोक तो सबसे बड़े उदाहरण है, जिसको बुद्ध के विचारों ने इतना बदला कि अशोक इस दुनिया के सबसे प्रियदर्शी सम्राट हुए। बाद में उन्हें प्रियदर्शी की उपाधि मिली, बाद में उन्हें प्रियदर्शी की उपाधि मिली, जो बहुत हिंसक थे। कलिंगा युद्ध की कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसके बाद उन्होंने अहिंसा का रास्ता ही नहीं अपनाया, बल्कि अपने पूरे राजकाज को, पूरा राज को, मैं समझता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक मौर्य वंश से बड़ा राज आज तक किसी का नहीं हुआ। बहुत बड़ा राज, इराक और अफगानिस्तान तक उनका भूगोल जो है वो फैला हुआ था। उन्होंने अपनी पूरा राज, अपनी पूरी संपदा को बौद्धिज्म के प्रचार में लगा दिया। बौद्धिज्म के प्रचार का मतलब था एक सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में लगा देना। उस समय का समाज छूत अछूत, ऊंच नीच जैसी कई सारी व्याधियों से ग्रस्त था। उसको बुद्ध की विचारधारा ने बल दिया, और बुद्ध ने कहा कि नहीं, सब एक मनुष्य हैं। हम लोग मार्क्सवाद पढ़े, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। मार्क्सवाद भी कहता है कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण जो है उसका खात्मा होना चाहिए, और बुद्ध उससे पहले, मार्क्स से बहुत पहले बुद्ध ने इस बात को कह दिया था कि मनुष्य सब एक समान होते हैं, कोई मनुष्य जात और धर्म के नाम पर किसी से बड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए हम मानते हैं कि हम मानव प्रेमी लोग, हम लोग मानवता से प्रेम करते हैं, एकता से प्रेम करते हैं। हम मानते हैं कि ऊंच नीच नहीं होता, समानता हम चाहते हैं। और हमने तो सबसे यही कहा, लोग जो हमारा विरोध करते हैं हमने उनसे यही कहा, हमने ये नहीं कहा कि हम आपसे बड़ा होना चाहते हैं, कभी नहीं, नेवर। हमने कभी नहीं कहा कि हम आपसे बड़ा होना चाहते हैं और आपको हम छोटा करना चाहते हैं। हमने कहा कि भाई साहब, हमें जो आप छोटा समझते हैं ना, छोटा समझना छोड़ दीजिए, हम बस आपके बराबर होना चाहते हैं। क्या बराबर होना कोई जुल्म है, कोई अत्याचार है? मनुष्य हैं, मनुष्य में जन्म लिए हैं, जातियां तो बाद में बनाई गई, धर्मों को तो बाद में स्थापित किया गया। इसलिए हम लोग समानता में यकीन करते हैं। हम समझते हैं कि बौद्धिज्म समानता को स्थापित करता है, और इसीलिए हमारी नजदीकियां जो है वो बौद्धिज्म से ज्यादा है। और जो भी कार्यक्रम होते हैं बौद्ध धर्म को लेकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के, उन तमाम कार्यक्रमों में हम शामिल होते हैं, जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने भारतीयों को बुद्ध के बारे में ज़्यादा विस्तार से बताया। हालांकि उसके पहले महापंडित राहुल संकीर्त्यान जब तिब्बत की यात्रा पर निकले थे, तो वहाँ से उन्होंने बौद्ध संबंधित हजारों पांडुलिपियां जो है पटना लेकर के आए थे, गद्दों पर लाद करके। वो आज भी पटना म्यूजियम में उपलब्ध हैं, और आज भी जब कोई बौद्धिज्म पर रिसर्च करता है तो वो वहाँ जाता है और उन पांडुलिपियों को पढ़ने की कोशिश करता है, उसको पढ़ने का प्रयत्न करता है। तो इसलिए बौद्धिज्म भारत में पैदा तो हुआ, लेकिन उसके बाद बौद्धिज्म के दुश्मनों ने उसको यहाँ से खत्म करने की कोशिश की। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया गया। हालांकि ये बात सच है कि नालंदा विश्वविद्यालय में सिर्फ बौद्धिज्म की पढ़ाई नहीं होती थी, वहाँ सारे धर्मों की पढ़ाई होती थी। दुनिया के जितने रिलीजन्स थे, जितने विचार थे, सबकी पढ़ाई होती थी। लेकिन वो बौद्ध धर्म के प्रसार का और प्रचार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो लोग कहते हैं
कि उसको बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया। लोग कहते हैं कि उसको एक मुस्लिम शासक आया और तोड़ दिया। मैंने तो लोगों से ये पूछा कि ठीक है उसने तोड़ दिया, हो सकता है तोड़ा होगा, लेकिन उसको भारत में निमंत्रण देने वाला कौन व्यक्ति था, उसको नालंदा में बुलाने वाला व्यक्ति कौन था और बताने वाला कौन था कि ये जो है पुस्तकालय है, ये जो है कॉलेज है, ये विश्वविद्यालय है, इसको तोड़ दो। आप तो जानते हैं भारत का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में जो भी आता था शासक वो सिर्फ मंदिरों को लूटता था। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा। मंदिरों को इसलिए लूटा जाता था क्योंकि मंदिरों में आभूषण होते थे, मंदिरों में धन होता था, मंदिरों में बड़ी मात्रा में जो है उनको माल मिलता था, इसलिए वो मंदिरों पर हमला करते थे। हमने पहला ऐसा शासक देखा जो किसी विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया। ये बात हमको समझ में नहीं आ रही थी लंबे समय से कि आखिर उसने विश्वविद्यालय पर हमला किया क्यों। तब बाद में हमें पता चला कि दरअसल जो भी आते थे वो खुद नहीं आते थे। गजनवी भी जब भारत में आया था तो वो खुद नहीं आया था, बल्कि हमारे ही यहाँ के लोग जो कि जिनको कई सारे युक्तियों से नवाजा जाता है, वैसे लोग जो कि आपके सूचनाओं को दूसरी जगह लिख कर देते हैं, वैसे लोगों ने लिख दिया होगा और बताया होगा कि हमारे यहाँ मंदिर में इतना धन है, तो निश्चित तौर पर कोई भेदी तो होगा अपने यहाँ, तो उसी की भेदी की तरह वो भी अपना भेद बताया और वहां से बुला करके वहां के विश्वविद्यालय पर हमला करवाया। तो इसलिए हमला करने वाले से मैं मानता हूं कि ज्यादा खतरनाक वो व्यक्ति है जो उनको बुला करके हमला करवाया। और हमला कौन करवा सकता है? हमला वही करवा सकता है जो समानता के खिलाफ हो, जो दलितों के, गरीबों के, वंचितों के विकास के विरुद्ध हो। इसलिए उसके बाद बौद्धिज्म को नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन वो तो यकीन मानिए वेनसोंग का, फाहियान का, जो भारत में आए थे और बौद्धिज्म को लेकर चाइना चले गए थे और वहाँ से फिर थाईलैंड हो गया, जापान हो गया और कई सारे देशों में चला गया था। और बाद में जब हमारे लोगों ने पढ़ना शुरू किया और जब पता चला कि नहीं, ये जो बौद्धिज्म की विचारधारा है जिसको अपनाकर चाइना विश्व शक्ति बन रहा है, जिसको अपनाकर जापान इतना आगे बढ़ रहा है, जहाँ जातियों के आधार पर छुआछूत खत्म हो चुकी है, ये इस विचार की जननी तो भारत की जमीन है। तो इसलिए फिर वहां से लाया गया और तब जाकर आज 2022 में जब हम लोग हैं, हमारे जैसे लोग जब पढ़ने लगे, डॉक्टर इंदु चौधरी जैसे लोग जब पढ़ने लगे, हम लोग जब पीएचडी करने लगे, जब बौद्धिज्म पर रिसर्च शुरू होने लगा और कई सारी किताबों का अध्ययन करने लगे, तब हमको पता चला कि नहीं, दरअसल हमारा इतिहास तो ये है ही नहीं जिसमें हम लोग जी रहे हैं। हमारा इतिहास तो कहीं और हो है जिसको खोज करने की जरूरत है और उसकी जिज्ञासा अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि तमाम नौजवानों को बौद्धिज्म को ठीक से पढ़ने की जरूरत है। आप महापंडित राहुल संकीर्तन को पढ़ सकते हैं, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो लिखित किताब है, जो बुद्ध पर उन्होंने लिखा है, उसको आपको विस्तार से पढ़ना चाहिए। और भी बहुत सारी किताबें, प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी मुझसे ज्यादा इनका रिसर्च शायद बौद्धिज्म पर है।